नमस्कार। प्रयास आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं स्पेसिंग इतिहास विषय पर चिंतन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ। एक भ्रम जो पहले से इतिहास विषय के लिए बना रहता था या बना रहता है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है, बहुत विस्तृत है। तो एक्चुअली इन सभी भ्रमों को दूर करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे इतिहास विषय को आसान से आसान बनाया जाए पढ़ने के लिए। इस परीक्षा की तैयारी को कहने का मतलब और से अधिक आसान बनाया जाए, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं विषय को समझने से लेकर के और विषय के अंतरतम ज्ञान तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री को अगर पढ़ना है सबसे पहले, तो हम पहले बिंदु इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इस पर चर्चा करें। तो इतिहास के अंदर क्या है ये अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इतिहास क्या है इस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला और बहुत आसान सा उत्तर निकल के आता है, और वो उत्तर ये होता है कि हमारा जो बीता हुआ कल है, हमारा जो पास्ट है, वो इतिहास है। लेकिन अगर वास्तव में सोचें, गहराई से सोचें, तो क्या हमारा जो कुछ भी बीता हुआ कल है सब इतिहास है? तब पता चलता है शायद नहीं, सब इतिहास नहीं है। लेकिन उसके वे तत्व, वे एलिमेंट जो हमारे वर्तमान निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जो हमारे वर्तमान निर्माण में अपना योगदान देते हैं, एक प्रेरक शक्ति रखते हैं, एक प्रेरक एक इंस्पायरेशन पावर रखते हैं, शायद वही इतिहास का हिस्सा हो सकते हैं, जो हमारे वर्तमान निर्माण के आधार बन सकते हैं। तो वे एलिमेंट, वे तत्व कौन से हैं जिसको हम निकाल करके इतिहास विषय का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं? इसके लिए हमको ढूंढना पड़ता है कि व्हाट इज हिस्ट्री। और इस संदर्भ में हम पाते हैं, तो बहुत डिटेल में ना जाएं, तो यही पाते हैं कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इतिहास संस्कृति और सभ्यताओं का अध्ययन है। संस्कृति क्या है? जैसे हमने अभी इसके पहले चर्चा की कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में घटित समस्त घटनाओं में से वे जो प्रेरक शक्ति रखते हैं, इंस्पायरेटिव पावर रखते हैं, जो हमारे वर्तमान निर्माण का आधार बन सकते हैं, इतिहास हो सकता है या इतिहास है। तो वे कौन सी घटनाएं हैं, किस प्रकार की घटनाएं हैं? तो वे घटनाएं चार रूप में, इन 4 फॉर्म्स, 4 रूपों में हमारे समक्ष हैं। और वो चारों रूप है, जैसे कि जो संस्कृति, हमारे कल्चर और अथवा संस्कृति के भी अंग हैं, वो 4 रूप हैं: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस। धार्मिक, यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। यही 4 प्रकार के वर्ग हैं, यही 4 प्रकार की घटनाएं होती हैं इस समाज में, और यही संस्कृति है, यही कल्चर है। ठीक है, तो अगर हम कल्चर यानी संस्कृति और सिविलाइजेशन अथवा सभ्यता की चर्चा करें, तो किसी भी समाज द्वारा या समाज में रहने वाले लोगों के समूह द्वारा या लोगों द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवहारों का जो सैद्धांतिक स्वरूप है, उसको आप संस्कृति कह सकते हैं। और इस सांस्कृतिक व्यवहारों का जो भौतिक उपलब्धि है, उसको आप सभ्यता कह सकते हैं। यानी संस्कृतियों का भौतिक स्वरूप सभ्यता कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट डेफिनेशन के रूप में जो समक्ष आता है, वो आता है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। लेकिन यह अगर मोटिवेटर है, ये अगर इंस्पायरेटिव पावर रखता है, तो इसके पीछे जो बड़ी ताकत काम करता है कि इसकी सत्यता, इसकी वास्तविकता। और इतिहास की जो सबसे खास बात है कि वो वास्तविक प्रमाणों पर आधारित हो, प्रामाणिक प्रमाणों पर आधारित हो। तो इस परिभाषा को अगर हम कंप्लीट करें तो कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रूव्ड एविडेंस, जो पुख्ता प्रमाणों पर आधारित होता है।
ठीक है। अब पुख्ता प्रमाणों पर आधारित इतिहास की बात करें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। हमको एक्चुअली चर्चा करनी है इतिहास के, पूरे इतिहास के एक ब्रीफ पर, लेकिन इस प्रकार के बंटवारा करके हम इसको आसान करते हैं। तो पहली बात तो ये कि पुख्ता प्रमाणों पर आधारित जो संस्कृति सभ्यताओं का अध्ययन है इतिहास है, तो पुख्ता प्रमाणों के आधार पर यह इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। पहला प्रागैतिहास कहलाता है। प्रागैतिहास जिसको अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा आद्य इतिहास कहलाता है, जो प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और तीसरा वास्तविक इतिहास, रियल हिस्ट्री है, यानी कि हिस्ट्री है जो वास्तविक इतिहास है। इसमें डिफरेंसेस क्या हैं और ये बंटवारा किस आधार पर किया गया? तो आधार तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि एविडेंसेस के आधार पर किया गया है, साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। तो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन है। साक्ष्य इतिहास के लिए हम कहाँ से लाते हैं और किस रूप में लाते हैं? तो इतिहास के लिए साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक जो प्रारंभिक इतिहास पर चर्चा करते हैं, बेसिक इतिहास पर, इनिशियल हिस्ट्री पर, और वो साक्ष्य है आर्कियोलॉजिकल, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य। तो साक्ष्य 2 प्रकार के हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य जिसको आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य, लिटरेरी एविडेंस। लिटरेरी एविडेंस, ये 2 प्रकार के एविडेंस हैं हमारे इतिहास के लिए। लेकिन हम अगर प्रारंभिक इतिहास, इनिशियल इतिहास की बात करें, इनिशियल हिस्ट्री की बात करें, तो हम उस समय की बात करते हैं जब मनुष्य को पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। उसके बारे में जानकारी हमको जहाँ से मिलती है वो पुरातात्विक, यानी कि पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो प्रारंभिक इतिहास के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं या पुरातात्विक स्रोतों के तत्व कौन कौन से हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों के जो तत्व हैं, सबसे पहले तो औजार है, खासकर पत्थर के औजार जिसके आधार पर स्टोनेज का अध्ययन करते हैं। फिर अभिलेख, जो स्क्रिप्ट आने के बाद सबसे पहले या मेटल्स पर या पत्थरों पर खोद खोद के लिखे जाते थे और सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, इसको कहते हैं एडिक्ट्स। फिर सिक्के यानी कि कॉइन्स, मुद्रा शास्त्र, बिल्डिंग्स यानी इमारतें, और कुछ अगर बच गया हो तो अन्य यानी कि अदर्स। ये इसके एलिमेंट हैं। पुरातत्व विभाग की एक शाखा जो अभिलेख शास्त्र के नाम से जानी जाती है, अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत करती है, और पुरातत्व विभाग की दूसरी शाखा सिक्कों का अध्ययन करने वाली शाखा है, वो न्यूमिस्मेटिक्स अथवा तो मुद्रा शास्त्र के नाम से जानी जाती है। हमारा जो प्रारंभिक इतिहास है वो केवल अब पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर करता है, और पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर इतिहास को हम प्रागैतिहास कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य को किसी भी प्रकार का पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था भी। इसके बाद पहली बार साहित्यिक स्रोतों में प्रवेश करने से, विषय प्रवेश की अगर बात करें, साहित्यिक स्रोतों में पहुँचने से पहले की बात करें, तो पहली बार स्क्रिप्ट आए, लेखन कला आई, लेकिन वो लेखन कला जो पढ़ी नहीं जा सकी, तो वह स्क्रिप्ट, वह लिपि जो पढ़ नहीं पाई जा सकी, वो जब आई तो उसके आधार पर कोई इतिहास तो लिखा नहीं जा सका। इतिहास अंततोगत्वा फाइनली पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही लिखा गया। लेकिन हम इस प्रागैतिहास के लोगों से उसको हम अलग कैसे करें? तो इस आधार पर अलग कर सकते हैं कि प्रागैतिहास के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए यहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं है। और ये इनके द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखी गई हम पाए, लेकिन हम नहीं पढ़ सके, वो तो पढ़े लिखे थे, इसलिए ये थोड़ा सा प्रागैतिहास से अलग है, हटके है आद्य इतिहास। सिंधु, इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें भारतीय इतिहास में, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका अच्छा उदाहरण है। जबकि प्रागैतिहास का जो एग्जाम्पल है वो है स्टोन एज, पाषाण काल।
इसके बाद आते हैं वास्तविक इतिहास पर। वास्तविक इतिहास वहाँ से माना जाता है जब हमारे पास साहित्यिक स्रोत और प्रागित और आर्कियोलॉजिकल दोनों स्रोत यानी पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध रहते हैं और दोनों स्रोतों से लिए गए निष्कर्ष एक दूसरे को सुमेलित भी करते हैं, एक दूसरे से लिए गए निष्कर्षों को प्रमाणित भी करते हैं। नहीं, अगर हम साहित्यिक स्रोतों से जो निष्कर्ष लिए हैं वही चीज़ आर्कियोलॉजिकल स्रोत से लिए गए निष्कर्ष से अगर मैच करा ले, सुमेलित करा ले, तो फिर वो वास्तविक इतिहास माना जाता है और इसलिए इसको इतिहास यानी वास्तविक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। तो स्रोतों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर इतिहास का इस 3 भागों में विभाजन होता है। अब हमको ये देखना है कि इन 3 भागों में जो इतिहास का विभाजन साक्ष्यों के आधार पर है, उसको क्रमशः कौन कौन से टॉपिक इसमें और कैसे शामिल किए जाते, इसको समझना है। तो इतिहास के लिए एक विभाजन और समझना पड़ेगा और इतिहास का वो विभाजन है संस्कृतियों में परिवर्तन के आधार पर विभाजन। यानी इतिहास एक प्रकार से और विभाजित है और वो है, जैसे मैंने पहले कहा कि इतिहास संस्कृति और सभ्यताओं का अध्ययन है, तो इतिहास संस्कृति और सभ्यताओं का अध्ययन है तो संस्कृतियों में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन जब 50% से अधिक होने लगता है तो एक काल समाप्त और दूसरे काल की शुरुआत मानते हैं। तो संस्कृतियों में परिवर्तन के आधार पर यह इतिहास 3 भागों में विभाजित है। संस्कृतियों में परिवर्तन के आधार पर यह इतिहास 3 भागों में विभाजित है। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। फिर मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो संस्कृतियों में परिवर्तन के आधार पर इतिहास 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। यह विभाजन एक संस्कृति, प्राचीन संस्कृति जिसको हम प्राचीन काल के लिए पढ़ेंगे, विधिवत पढ़ेंगे, वहाँ से शुरू होती है और चलती है, फिर परिवर्तन शुरू होता है और परिवर्तन होते होते जब 50% से अधिक यानी 50% से अधिक, मोर देन 50% चेंजेज हो जाते हैं तो एक काल समाप्त मान लेते हैं और अगले काल की शुरुआत। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्राचीन काल और आधुनिक काल ही माना जा सकता। मध्यकाल की स्थिति तो तब आई जब ये परिवर्तन एक चेंज हुआ, एक अगला काल आया, जब अगले पीरियड में भी 50% से अधिक का परिवर्तन हो गया तो फिर एक नया पीरियड आया और फिर जो चल रहा था वो मध्य हो गया। इस तरीके से मध्य का अस्तित्व सामने आया। तो प्रारंभिक जो विभाजन था इतिहास का, जो हमने किया था एविडेंसेस के आधार पर, उसमें अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम को अगर रखा जाए तो प्राचीन इतिहास को हम किस में रखते हैं, प्राचीन इतिहास को की स्टार्टिंग हम करें तो कर सकते हैं प्राचीन इतिहास की स्टार्टिंग हम कर सकते हैं प्रागैतिहास से। प्रागैतिहास से स्टार्ट करें यानी कि स्टोन एज। तो प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट, प्री हिस्ट्री, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्टोन एज, पाषाण काल। हमने पहले कहा कि इतिहास कब से, तो इतिहास जब प्रमाणों पर ही डिपेंड करता है, तो प्रमाण मिले तब से। तो पहला प्रमाण कौन सा मिला है, आर्कियोलॉजिकल में भी सबसे पहले कौन प्रमाण मिला है, पत्थर के औजार, और पत्थर के औजारों के आधार पर स्टोन एज की कल्पना की गई है। तो स्टोन एज की शुरुआत, अब आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इसकी जो डेट निकाली गई, जो तौर तरीके हैं डेट निकालने के, विज्ञान के सहयोग से, साइंस के सहयोग से, उसके माध्यम से जब डेट फिक्स की तो करीब करीब 5 लाख BC यानी 5 लाख ईसा पूर्व से करीब करीब ये प्रागैतिहास की स्टार्टिंग होती है। और ये प्रागैतिहास क्रमशः चलता रहता है। कब तक प्रागैतिहास चलता रहता है?
करीब करीब 2500 BC तक, ये एग्जैक्ट भी नहीं है बट लगभग इतना तक माना जा रहा है, 2500 BC तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक क्रम से 2500 के बाद अगर देख लें तो इसके जस्ट बाद सिंधु घाटी की सभ्यता आता है। एक पूरे सिलेबस का एक ब्रीफ हम लोग देखना चाह रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से करीब 1500 ईसा पूर्व तक, BC तक ये माना गया है प्रमाणों के आधार पर। और इसके बाद ये कन्फ्यूज़न आता है इतिहास में कि आद्य इतिहास में रखें कि इतिहास में रखें, तो इतिहास तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास के लिए पहले ही क्लियर कर दिया कि इतिहास वो है जिसके लिए साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और दोनों द्वारा लिए गए निष्कर्ष एक दूसरे को पुष्ट कर रहे हो, एक दूसरे से मैच कर रहे हो, सुमेलित कर रहे हो। जितना भाग मैच कर रहा हो, सुमेलित कर रहा हो, वो वास्तविक इतिहास है। ठीक है, अब यहाँ पर या तो पुरातात्विक स्रोत काम कर रहे हैं और या तो साहित्यिक। अब 2500 से 1500 अगर सिंधु घाटी की सभ्यता है तो 1500 से ले करके और करीब 600 ईसा पूर्व तक, 600 BC तक वैदिक काल है, वैदिक संस्कृति है। और वैदिक संस्कृति के स्रोत हैं केवल यहाँ पर पुरातात्विक बहुत कम है, ना के बराबर है, बस उतना है जितना में ये क्लियर हो सके कि ये काल है, मना नहीं कर सकते। बाकी इस काल के लिए पूरी जानकारी देते हैं केवल साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में प्राचीनतम स्रोत हैं हमारे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, ये आदि, ये प्राचीनतम स्रोत हैं, प्राचीन इतिहास के हमारे स्रोत हैं। तो इन स्रोतों पर आधारित है। इसमें वह इतिहास जब केवल साहित्यिक स्रोतों पर आधारित होता है, पुरातात्विक स्रोत ना के बराबर पाया जाए, तो उस इतिहास को हम क्या रखें? प्राग इतिहास तो कह नहीं सकते। आद्य इतिहास कहें तो उतना एडवांस स्थिति नहीं आती जो आद्य इतिहास के लिए एडवांस स्थिति थी। इसको किस कालखंड में रखें? तो बहुत ही मंथन करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि फिर आद्य इतिहास ठीक है। ठीक है, तो इसको भी जनरली आद्य इतिहास में ही अध्ययन कर लेते हैं 600 BC में। अब 600 BC तक का जो इतिहास है, वैदिक संस्कृति एक क्रम से चलता है। ठीक है, इसके बाद राजनैतिक स्थिति चेंज होती है। वैदिक संस्कृति के बाद, चूंकि अगर हम कल्चर चेंज की बात करें, कल्चर चेंज का एक पॉइंट उठाएं, पॉलिटिकल कंडीशन, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को आप किनारे कर दीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक काल, और वैदिक काल दो भागों में विभाजित है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक, ये दो पीरियड्स में विभाजित हैं। अब ऋग्वैदिक की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, अगर यहाँ राज्य की स्थिति देखी जाए तो राज्य कबीलाई राज्य जन के रूप में थे, और यहाँ पर जब आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में तो ये जन से जनपद के रूप में चेंज हो जाता है, जन से जनपद के रूप में चेंज हो जाता है। और जनपद के बाद महाजनपदों का उदय होता है। तो आज हम लोग जनपद तक की यात्रा पॉलिटिकल कंडीशन में किए हैं। महाजनपद के बाद की स्थिति पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।